हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज इंटरमीडिएट की स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट फिजिक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड कर दूं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के अंदर, और साथ ही साथ रिमेनिंग एक्सरसाइज भी जो है जिनमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो भी जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, और सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मर्क्यूरी इज -39 सेल्सियस। मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास है -39 सेल्सियस, और हमें इसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। और जो कंफर्ट लेवल टेम्परेचर है यानी कि 20 सेल्सियस, इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन पे। ठीक है, तो आप देखें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है न्यूमेरिकल का डेटा। जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होता है, हम वो लिख लेते हैं और उसी को हम डेटा कहते हैं, जिसके बिहाफ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आप देखें कि अगर हम डेटा बनाए तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें मिला हुआ -39 सेल्सियस, जिसे हमने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में, यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें मालूम करना है। टेम्परेचर इन सेल्सियस जो कि कंफर्ट लेवल टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, से हमें कन्वर्ट करना है केल्विन। तो आप देखें कि इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस को टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो आप देखें हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 30। अब आप देखें कि अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप देखें कि 5 1 5। ठीक है, अब अगर मैं 9 में से 5 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर पॉइंट देकर 0 ले लूँ तो ये 40 हो जाएगा, एंड 5 8 का हमारे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8। टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह पर आ जाएगा -39 सेल्सियस प्लस 30। अब आप देखें कि ये 1.8 जो है, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -39 के साथ तो हमारे पास ये हो जाएगा -70.2, और यहाँ पर प्लस 32 ऐसा रहेगा। अब अगर हम -70.2 में प्लस के 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -38.25, जो कि ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें दूसरा पार्ट करना है इसका, जिसमें टेम्परेचर इन सेल्सियस को हमने टेम्परेचर इन केल्विन में माना। अब टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें कितना गिवन है, 20 सेल्सियस, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे आ जाएगा कि टेम्परेचर इन सेल्सियस में हमें 273 ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। आप देखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास कितना है, 20 प्लस 273। अब 20 प्लस 273 करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन हमें कितना मिल जाएगा, 293 केल्विन। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर के अंदर हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -321 फ़ारेनहाइट, इससे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आप एक बात याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट को हम डायरेक्ट केल्विन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस में। टेम्परेचर इन सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, डायरेक्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन केल्विन में चेंज नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे हम फिर डेटा बना लेंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें कितना गिवन है, -321 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें मालूम करना है और टेम्परेचर इन केल्विन हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस मालूम करेंगे।
टेम्परेचर इन सेल्सियस मालूम करने के लिए हमारे पास 5/9 और इससे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 के साथ। तो आप देखें कि अब 5/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.555 और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है -321 -30। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। -321 -32 हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा -353। अब -353 को जब हम 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें कितना मिल जाएगा -196 सेल्सियस मिल जाएगा। अब हम देखेंगे क्या करेंगे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस को या टेम्परेचर इन सेल्सियस में 273 को ऐड कर देंगे। जब हम 273 को सेल्सियस में ऐड करेंगे यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस में ऐड करेंगे तो ये देखें क्या हो जाएगा 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस की जगह पर आ जाएगा -196। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 273 में से 196 को माइनस करेंगे तो टेम्परेचर हमें केल्विन में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 77 केल्विन। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by a gram mole of a gas at 0 Celsius and the pressure of 1 atmosphere। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करें जो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक ग्राम मोल ऑफ गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है 0 सेल्सियस पर एंड द प्रेशर जो है वो हमें 1 atm मिला। तो आप देखेंगे अब बड़ा ही आसान सा इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा। P is equal to 1 atm, N is equal to 1 मोल। यहाँ पर आप देखें तो 0 सेल्सियस मिला, अगर 0 सेल्सियस मिला हुआ है तो केल्विन में ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 273.15 केल्विन के बराबर। और अगर हम लीटर्स पर मोल की बात कर रहे हैं तो R जो है वो हमारे पास यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन और वॉल्यूम हमें मालूम करना है। ठीक है, ये एक R की जो वैल्यू है वो पास हो जाती है। अब देखेंगे सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे और वो हमारे पास क्या है P इज इक्वल टू NR। अब आप देखेंगे P यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू इस तरफ आकर क्या करेगा डिवाइड करेगा तो V इज इक्वल टू NRT अपॉन P हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमने ले रखा है इसे सब्स्टिट्यूट करें। अब V सेम इज इक्वल टू N की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, R हमारे पास कितना है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273.15 भी अगर आप देना चाहें तो दे लें डिवाइडेड बाय P हमारे प्लस कितना है 180। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P जो है वो कितना देगा 22.4 लीटर्स पर मोल है। ठीक है, लीटर्स पर मोल है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल 3 का सॉल्यूशन है। आप देखेंगे कितने आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की जो मेन ट्रिक होती है वो भी यही होती है कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स को पहली बात तो अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी होती है। प्रैक्टिस करने से भी ज़्यादा जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में से डेटा को बनाना। अगर आप डेटा बना लेते हैं तो आप फॉर्मूला इजीली फिट कर लेते। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल 4 भी हमारे पास क्या है, कहा जा रहा है कि an air storage tank whose volume is 112 liters contain 3 kg of air at the pressure of 18 atmospheres. How much air would have to be poured to the tank to increase the pressure to 21 atmospheres, assuming no change in temperature? आप देखें कि एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है 112 लीटर और जो मास वो कंटेन कर रहा है वो कितना 3 kg ऑफ एयर एट द प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। अब हम कितनी एयर जो वो ऐड करें जिसके बाद जो प्रेशर है इस टैंक का वो इंक्रीज कर दिया 21 एटमॉस्फेयर और हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। तो आप देखें कि अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेटा बनाएंगे। डेटा में आप देखेंगे वॉल्यूम कितना है 112 लीटर। अच्छा जी आ गया। मास कितना है हमारे पास 3 kg।
अब P1 कितना है हमारे पास 18 एटमॉस्फेयर, तो P2 हमारे पास कितना है 21 ATM। अब 18 ATM से 21 ATM तक आने में हमें कितना मास इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये हमें मालूम करना है, यानी कि M2 हमें मालूम करना है। तो आप देखें, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1 M1 is equal to P2 M2। अब P1 की जगह पर 18, M1 की जगह पर 3 is equal to P2 की जगह पर 21 मल्टीप्लाई बाय M2 की जगह पर हमने M2 रखा। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 54, 21 यहाँ पर M2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इज इक्वल टू इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, तो M2 का जो फॉर्मूला बनेगा M2 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू 2.57 किलोग्राम। आप देखेंगे यहाँ पर हमें M2 मिल गया और वो कितना है 2.57 किलोग्राम। अब जो मेन काम करना है वो ये बताना है हमने 3 kg में कितना मास ऐड करना है, जिसके बाद ये प्रेशर जाकर 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर पर। आप देखेंगे जो हमें चेंज मालूम करना है, वो चेंज हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, वो चेंज हम मालूम करते हैं। चेंज मालूम करने का एक ही फॉर्मूला है कि ग्रेटर में से लेजर को माइनस करें। अब यहाँ पर आप देखें कि ग्रेटर कितना है M1, क्योंकि वो 3 kg है, और M2 कितना है 2.57 kg। तो हम क्या करेंगे कि M1 में से M2 को माइनस, जब मैं M1 में से M2 को माइनस करूंगा यानी कि 3 माइनस 2.57 करूंगा, तो जो मुझे मास मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.43 kg मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0.5 kg लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद के जो आंसर होता है उसमें हमारे पास इतना डिफरेंस तो आ ही जाता है, तो ये आंसर भी हमारा वैलिड है, ठीक है। तो हो सकते हैं यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे सॉल्व करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 5। अब ये क्या है कि अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर at the pressure of 120 kilopascal. Calculate the pressure required to reduce its volume to 0.025 meter cube at constant temperature. अब आप देखें, डेटा पर तो हम बाद में आते हैं। आपने बॉयल्स लॉ को पढ़ा। बॉयल्स लॉ क्या है कि V इनवर्स रिलेट करता है प्रेशर की, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मीन्स का प्रेशर कम। ये इनवर्स रिलेशन। अब आप देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम है वो कितना 0.04 मीटर, ठीक है, और जो प्रेशर है वो कितना 120 किलो पास्कल। अब हमें प्रेशर बताना है जब तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है 0.025 मीटर की, इट मीन्स का वॉल्यूम कम हुआ है, तो अब प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ता है कि नहीं होता है, इससे हमारा बॉयल्स लॉ भी वेरीफाई हो जाए। आप देखेंगे V1 कितना है 0.04 मीटर क्यूब, P1 कितना है 120 किलो पास्कल। अब 120 किलो पास्कल है, हमें ऐसा यूनिट तो पास्कल गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम्स 1.2 into 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। और किलो का जो है वो हमारे पास 3 और इसको ऐड करें, ठीक है। अब 2 + 3 ये कितना हो जाएगा 5, और आंसर क्या आ जाएगा 1.20 into 10⁻5 पास्कल। P2 हमें मालूम करना है, P2 हमारे पास कितना है 0.05 मीटर, ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 = P2 V2। P1 की जगह पर हमारे पास क्या आ गया 1.20 into 10⁻5, V1 हमारे पास क्या है 0.04 इज इक्वल टू P2 हमें मालूम करना है, और V2 हमारे पास क्या है 0.025। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 0.025 है यहाँ पर P2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, और फिर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से P2 का फॉर्मूला आ जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू 1.20 into 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 0.025। अब 1.20 into 10⁻5 को जब हम 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 0.048 into 10⁵ अब क्योंकि इसको मैंने अलग ही करके रख दिया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, तो हमने क्या किया 0.048 को डिवाइड कर दिया 0.025, तो हमें आंसर मिल रहा है 1.92, जो कि फिर मल्टीप्लाई कर रहा है 10⁵ के साथ, और इसका यूनिट है वो हमारे पास है पास। तो आप देखेंगे 1.2 से हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होकर 1.92 पर है। इट मीन्स व्हाट, हमें ये भी पता चल गया कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 का सॉल्यूशन था। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 is 28 grams per mole. For 100 grams of nitrogen, calculate the number of moles. हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है एंड फिर जो वो वॉल्यूम भी हमें मालूम करना है। यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम्स पर, तो 100 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। डेटा हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। आप देखेंगे 28 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास आ गया, m is equal to 100 ग्राम्स किया गया, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो हमें दिखाने वाले 20 सेल्सियस, और P is equal to 1.01 into 10⁵ पास्कल्स। अब आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना है 100 और मोलर मास कितना है हमारे पास 28, तो 100 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 3.571 मोलर। अब इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे PV is equal to nRT। P की जगह पर P की वैल्यू V सेम इज इक्वल टू N की जगह पर हमारे पास 3.571 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8.313 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 293। अब आप देखेंगे हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो ये प्रेशर की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है इज इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड, तो V is equal to 3.571 into 8.3 into 3 multiply by 293 divided by 1.01 into 10⁵। जब इन्हें हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा V is equal to 0.086 मीटर क्यूब। होप सो के यहाँ पर आपको 6 न्यूमेरिकल भी सॉल्व समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 हमें कह रहा है कि a sample of gas contains 3 into 10⁻24 atoms. Calculate the volume of the gas at the temperature of 300 Kelvin and a pressure of 120 kilopascals। ठीक है, अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने 3 into 10⁻24, T कितना 300 केल्विन, प्रेशर कितना 120 किलो पास्कल जिसे हम 1.2 into 10⁵ पास्कल करके लिख सकते हैं, पीछे भी हम करके आए ऐसे। V हमारे पास मालूम करना है और जो R है यूनिवर्सल केस कांस्टेंट वो हमारे पास इसके बराबर 8.313 जूल्स पर मोल केल्विन है, और ये जो नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं एक मोल के अंदर वो कितने हैं 6.02 into 10⁻20। अब ये हमारे पास डेटा आ गया, फॉर्मूला हम पुट करेंगे PV is equal to nRT। ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। आप देखें कि अब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले। नंबर ऑफ एटम्स तो हमें ऑलरेडी मालूम है कितने गिवन है हमें 3 into 10⁻24, और जो एवोगैड्रो नंबर है वो है 6.02 into 10⁻20। अब 3 into 10⁻24 को जब मैं 6.02 into 10⁻20 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और वो कितने मिल जाएंगे 4.98 मोल्स में। अब जस्ट मैं अगेन आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए P is equal to nRT को यूज करते हुए वॉल्यूम मालूम करूंगा। आप देखेंगे P यहाँ पर
मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू दिस तरफ आकर डिवाइड करेगा और फिर हम v इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय p में हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। ये क्या हो जाएगा 4.98 इंटू 10 सॉरी 4.98 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 3 13 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 पावर 5। अगेन अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के वैल्यू के साथ, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा और वो वॉल्यूम कितना होगा 0.103 मीटर क्यूब। इसी तरीके से अब न्यूमेरिकल नंबर 8 है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 Celsius and 1 atm pressure. Assuming hydrogen to be an ideal gas, the density of the hydrogen is 8.99 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है 0 सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर, और हम हाइड्रोजन को आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं और जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की वो कितनी है 8.99 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर। अब हम क्या करेंगे कि डेटा बनाएंगे, डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर की स्पीड आ जाएगी, वो मालूम करेंगे, वो हमें मालूम करनी है। टेम्परेचर हमारे पास क्या 0 सेल्सियस यानी कि केल्विन में अगर हम लिखें तो 273 केल्विन। प्रेशर कितना है 1 atm यानी कि 1.01 into 10 to the power 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी है वो कितनी है 8.99 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको याद होगा कि हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ KMT, वहां पर हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर अभी हम स्पीड मालूम करें। प्रेशर की जगह पर हमें प्रेशर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इक्वल टू 1/3 सेम, डेंसिटी की जगह पर हमने डेंसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और v जो वो एवरेज वेलोसिटी का हमने एवरेज स्पीड का यहाँ पर हमने स्क्वायर कर। अब आप देखें कि 3 यहाँ पर डिवाइड करा इज इक्वल टू यहाँ तक ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है 1.01 into 10 to the power 5 के साथ, और 8.99 यहाँ पर 10 to the power minus 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे इज इक्वल टू इस तरह जाकर डिवाइड। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर जो वो मिलेगी अंडर रूट 3381696.42। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे यानी कि अब ये क्या हो जाएगा कि अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद हम स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 1838.9 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी रूट स्क्वायर स्पीड आ जाएगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 है और वो है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। मास ऑफ द प्रोटॉन हमें गिवन है जो कि 1.67 into 10 to the power 27 किलोग्राम, एंड k की वैल्यू हमें गिवन है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल्स पर मॉलिक्यूल केल्विन। हमने डेटा बना लिया। यहाँ पर डेटा बनाने के बाद जो हमारे पास फार्मूला है वो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि v और ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इज इक्वल टू अंडर रूट 3 kT डिवाइडेड बाय m। अब इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा सिंपल हम उसका रूट ले। तो हमें जो यहाँ पर VRMS मिलेगा वो क्या मिलेगा 2489 या 2489.49 मीटर पर सेकंड। अगेन ऑल्सो के यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, और वो है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस एट 10 सेल्सियस एंड एट 40 सेल्सियस। बी मालूम करना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट द सेट टेम्परेचर्स। अब देखें these टेम्परेचर्स, ठीक है। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है 10 सेल्सियस पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम 273 प्लस 10 कर देंगे तो वो 283 केल्विन हो जाएगी।
सिमिलर वे में 40 में भी 273 में भी 48 करेंगे तो 330 केल्विन हो जाएगी, 313 केल्विन हो जाएगी। जै की वैल्यू हमें मालूम है कि 1.38 × 10⁻⁻34 जूल्स पर मोल केल्विन है। अब हमें मालूम है कि हम ये जो फॉर्मूला है ये यूज करते हैं, बल्कि हम अपनी क्लास लेक्चर्स के अंदर ये ड्राइव भी करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। 3/2 से हम a की जगह पर 1.38 × 10⁻⁻34 और t की जगह पर 283 है। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5.86 × 10⁻34। ठीक हो गई बात यहाँ पर। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज हम अगर मालूम करें तो 283 की जगह पर हम 313 लिखेंगे, बाकी वैसा का वैसा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6.48 × 10⁻⁻10। ये जो दोनों आंसर्स हैं इनमें हमारे पास कुछ इशू है। जिस तरीके से हमने सॉल्व किया आप वही कंसिडर करें, यही हमारे पास सही है। ठीक है, इसके बाद अब आइडियल केस के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इन्हीं टेम्परेचर, these temperatures को। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R किया जाएगा बिकॉज के आइडियल केस है। 3/2 यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाएगा 8.313 और P की जगह पर आ जाएगा 280। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3538.86 जूल। और फिर अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 R की जगह पर 8.313 और टेम्परेचर की जगह पर 330। इन्हें भी जब हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 3902.95 जूल्स। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास 10 न्यूमेरिकल्स थे जिन्हें हमने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, प्रैक्टिस करें। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई सजेशन देनी हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह।